नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 22 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, 4 इश्यूज हैं। पहला इशू तो है वीट हार्वेस्टिंग से रिलेटेड कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा देखेंगे परस्यूट ऑफ पीस कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में जो नागालैंड का सेपरेटिस्ट ग्रुप है दैट इज़ NSCN-IM, उसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट एंगेज कर रही है जिससे कि वहाँ पर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इंश्योर की जा सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल, डोंट डाइल्यूट CUET। देखो, सेंट स्टीफन कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन्स CUET के बेसिस पे होंगे, पर एक लेयर और क्रिएट कर दी है कि भाई इंटरव्यूज़ भी हम वहाँ पर कंडक्ट करेंगे जो पहले से हम करते आए हैं। तो ये राइटर जो हैं वेल्सन थम्पू, इनका ये कहना है कि मैं वहाँ का प्रिंसिपल रह चुका हूँ, मेरी तरफ से मैंने हमेशा कोशिश की है कि भाई इंटरव्यूज़ के चलते आप एक बायसनेस क्रिएट करते हो जो कि ठीक बात नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर भी वही ओपिनियन अपना दे रहे हैं कि CUET एक इक्वलाइजर का काम करने वाला एक पॉइंट है। ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे एडमिशन होने का स्कोप तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर इंटरव्यू की लेयर जो आप क्रिएट कर रहे हो सेंट स्टीफन कॉलेज में, वो ठीक नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। इसके आगे एक आर्टिकल हम देखेंगे आइडियाज पेज से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड है, और एक आर्टिकल है उर्दू मीडिया से रिलेटेड। उर्दू मीडिया से रिलेटेड ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, पर हाँ एक दो पॉइंट्स हैं वहाँ पर, उनको हम हाईलाइट करेंगे। तो टोटल 5 आर्टिकल्स हैं, 4 को डिटेल में देखते हैं, बाकी एक की समरी लेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है वीट वरीज। देखो, बात ऐसी है कि कुछ सोचा तो ये गया था कि बम्पर हार्वेस्ट होगा अब की बार रबी सीजन में, पर वही चीज़ है कि जिस तरीके से हमेशा मार्च के मंथ में 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहता है, उसकी बजाय टेम्परेचर अचानक से ही 40 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुंच चुका है। तो इस केस में आप समझ सकते हो कि जितना एक जो ग्रेन का डेवलप होने का टाइम होता है, उस टाइम पर अचानक से टेम्परेचर राइज होना वीट की क्रॉप के लिए ठीक बात नहीं है। तो इस वजह से ओवरऑल अगर देखें तो बहुत एक जितना बम्पर हार्वेस्ट या रिकॉर्ड टारगेट जो लेकर के चल रहे थे कि भाई सबसे ज़्यादा अब की बार प्रोडक्शन हो जाएगा वीट का, लगभग 111.32 मिलियन टन का हो जाएगा, तो बोलो वो चीज़ें अभी पॉसिबल दिखती हुई नहीं हो रही है। कारण कि मिड फरवरी के टाइम पे हमें लग रहा था कि विंटर्स हैं वो थोड़ी लंबी खींचेगी, सर्दियां लंबी खींचेगी, स्प्रिंग भी आएगी, तो ऐसे में आराम से हार्वेस्टिंग बहुत शानदार होगी फसल कटाई होने के बाद में। बट रियलिटी आपको पता है, ऑल ऑफ सडन गर्मी आ गई, स्प्रिंग का सीजन बिल्कुल गायब रहा। तो इस केस में वीट का जो ग्रोइंग पीरियड था, कौन सा, मार्च मंथ, वो हो गया पूरा कॉलेप्स, और अल्टीमेटली जो ग्रेन डेवलप हो पाया वो बहुत ही वीक हो पाया, और इसी वजह से अल्टीमेटली अब नुकसान क्या हो गया है कि जो हार्वेस्ट है उसमें कमी आ रही है। तो एक पॉइंट तो ये बताया जा रहा है। इसके आगे अगर देखें तो हमारे देश में अगर हम रबी सीजन की बात करें तो आपको पता है बुआई हो जाती है अक्टूबर दिसंबर के बीच में। तो जिन स्टेट्स में अक्टूबर मंथ में बुआई हो गई थी, सोइंग हो गई थी, पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स, वहाँ पर तो फिर भी हार्वेस्ट आपको थोड़ा ठीक मिल गया। पर जहाँ पर जैसे वेस्टर्न यूपी या फिर आप पहुँच जाओ इधर बिहार वाले एरिया में, वहाँ पर रबी सीजन की बुआई लेट दिसंबर तक होती है। अब लेट दिसंबर तक हो रही है तो मतलब इसकी बुआई कटाई जो है, हार्वेस्टिंग है, वो भी अभी लेट होगी। तो ऐसे में मार्च महीना पूरा और ये अप्रैल महीने में गजब की गर्मी पड़ना, ये जो यूपी बिहार वाले एरिया में वीट की क्रॉप्स है ना, इनके लिए और ज़्यादा हैवॉक मचाएगी, और ज़्यादा खतरनाक परेशान करेगी। इसका मतलब प्रोडक्शन जो है वो टारगेटेड मैनर में अचीव होना बहुत दूर की बात है। गवर्नमेंट एजेंसीज के हिसाब से अगर देखें, भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट PDS सिस्टम के अंडर में MSP के बेसिस पे फार्मर्स से ग्रेन प्रोक्योर करती है और फिर बाद में बांटती है, ठीक है, सब्सिडाइज्ड रेट पे। तो सवाल यह है कि गवर्नमेंट एजेंसीज की बात करें तो पिछली साल लगभग 43.34 मिलियन टन वीट है वो प्रोक्योर किया गया था। बट अभी अगर देखें तो टारगेट ये था कि भाई कैसे भी करके 30 मिलियन टन तो वो परचेज करे। बट वही चीज़ है कि सच्ची बात तो ये है कि 25 मिलियन टन तक का भी अगर प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर ले, वो ही बहुत होगा। क्यों? अगर हार्वेस्ट कम है, गवर्नमेंट अगर प्रोक्योर कर लेती है सब्सिडाइज रेट पे, MSP रेट पे, तो उस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि मार्केट में जो लिक्विडिटी रहनी चाहिए गेहूं की फॉर्म में, है ना, गेहूं की जो सप्लाई होनी चाहिए, उसको गवर्नमेंट पहले से ही शॉर्टेज हार्वेस्ट कम होने की वजह से, और अगर एब्जॉर्ब कर लेगी गवर्नमेंट, तो नुकसान कितना हो जाएगा, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी हम महंगाई की मार खा रहे हैं कि नहीं। दूसरी तरफ अगर देखें
तो गवर्नमेंट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है? लगभग 26 मिलियन टन। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो ऑलरेडी चल रही है, जो कि सितंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दी गई है, उसमें भी 11 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ओवरऑल आप देख लो कि कितना गेहूं और रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट को फ्री ग्रेन स्कीम्स को कंटिन्यू करने के लिए। पर सवाल क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में शॉर्टेज है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन को और गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट को अगर देखें तो ओवरऑल बफर कितना बच गया? केवल और केवल 7 to 12 मिलियन टन, जो कि स्टैंडर्ड बफर कितना क्रिएट किया हुआ है हमारे देश में? 7.46 मिलियन टन। ओवरऑल अगर देखें सप्लाई साइड में कमी है, डिमांड अगर गवर्नमेंट ज़्यादा करती है तो मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो सवाल है क्या किया जाए? आंसर है नंबर 1 कि भाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आप गेहूं चावल दोनों दे रहे हो ना, गेहूं की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो, चावल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोला जा रहा है कि हम जो गंग हो कर रहे हैं ना, गंग हो सोच रहे हैं कि हाँ भाई जबरदस्त ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट करेंगे हम, ठीक है, बिना सोचे समझे, तो बोलो उस चीज़ को आप थोड़ा कंट्रोल करो। बेशक आज के टाइम पे हमारा जो गेहूं है वो ग्लोबल मार्केट में बड़ा कॉम्पिटिटिव मैनर में बिक रहा है, सस्ते रेट्स पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सवाल ये है कि आज हम अचानक से प्रमोट कर दे, देखो एक तो प्राइवेट ट्रेड होता है जहां पर मार्केट फोर्स काम करेगा, सीधी सी बात है, डिमांड सप्लाई का सेगमेंट काम कर रहा है, और दूसरा गवर्नमेंट उसको बूस्ट कर दे, तो वहां पर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है कि हाँ जी हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आप तो भेजो बाहर गेहूं। तो अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से पुश करती है एक पॉइंट से ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट को, तो वो नुकसान दे जाएगा क्योंकि हार्वेस्ट कम है, ना भूलें इस बात को। तो ऐसे में हम अपने आप को चेस्ट थंपिंग करने के लिए राजी होने के लिए कि हाँ जी हम पूरे दुनिया को खाना दे रहे हैं, फीडिंग द वर्ल्ड, फिर अचानक से हम बोलें कि भाई एक्सपोर्ट को बैन करते हैं, तो वो ज़्यादा इमेज खराब करने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे में सोच समझ करके आगे चलने की ज़रूरत है। तो ये है भाई सिचुएशन वीट हार्वेस्टिंग की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है परस्यूट ऑफ पीस। देखो आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि 2019 में अक्टूबर का मंथ था जब नागालैंड की तरफ जो ऑपरेट होने वाले नागा ग्रुप्स का एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसको कहते हैं हम NSCN-IM, इसक मुइवा का ये ग्रुप है। इसक एक है, मुइवा अलग है, ठीक है, दोनों इंडिविजुअल्स ने मिलकर के लीड किया है इस ग्रुप को। तो ओवरऑल पॉइंट ये है कि उस टाइम पर क्या था कि जो मेन इंटरलॉक्यूटर थे ना, इंटरलॉक्यूटर का मतलब मीडिएटर, एक तरफ नागा ग्रुप हो गया और दूसरी तरफ गवर्नमेंट हो गया। तो गवर्नमेंट और नागा ग्रुप के बीच में जो बातचीत कराने वाले थे उस टाइम पे RN रवि, जो कि आज के टाइम पे तमिलनाडु के गवर्नर बने हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने बातचीत बड़ी अच्छे से करवा दी थी, अच्छा खासा आउटकम निकल रहा था। बट अच्छा उनकी एक्टिविटीज़ जो थी वो NSCN-IM लीडरशिप को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। फिर आप देखो बातचीत हो गई, स्टॉल रुक गई। फिर उसके बाद में नए इंटरलॉक्यूटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नए इंटरलॉक्यूटर के तौर पे AK मिश्रा जी को अपॉइंट किया जाता है। अब AK मिश्रा जी जो हैं वो NSCN-IM लीडरशिप के साथ में अभी मीटिंग करके आते हैं, इनफॉर्मल मीटिंग हुई है वो, और वो भी कहाँ पर? NSCN-IM का जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कैंप कहाँ पर? हेब्रोन में, वहाँ पर जाकर के बातचीत की है। तो ये जो मीटिंग है ये कहीं ना कहीं सिल्वर लाइन या फिर कह सकते हैं ना एक रे ऑफ होप ये शो कर रही है कि कैसे भी करके अब जो है ये जो नागा नेगोशिएशंस है इनको हम आगे पहुंचा सकते हैं। अब इस मीटिंग में आप देखो एक तरफ तो इंटरलॉक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एक NSCN-IM जो कि सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जो कि चाहता है कि हमारा इंडिपेंडेंट, मतलब शुरुआत तो यहाँ से हुई थी इस सेपरेटिस्ट ग्रुप की कि जहाँ जहाँ पर भी नागा लोग रहते हैं, नागा ट्राइब रहती है, चाहे मणिपुर में रहती हो, चाहे असम में रहती हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, पूरा बोले सारा मिलाकर के हम ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे, खुद का एक कंट्री बना देंगे, या फिर एक अलग से पूरा ग्रेटर नागालैंड स्टेट बनाएंगे जिसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, खुद का फ्लैग होगा। तो इस तरीके की बिहेवियर इनको, मतलब इन लोगों ने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी थी। पर ये सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई सीधी सी बात है, कश्मीर को हमने वहाँ का स्पेशल स्टेटस रिवॉक कर दिया, और अगर वो की वो चीज़ अगर नागालैंड वाले एरिया में अगर एंटरटेन कर दी जाए तो फिर बाद में तो एक तरीके से तो वो तो बायसनेस हो गई, ठीक है, फिर कश्मीर से क्या दुश्मनी थी, फिर वो वाली चीज़ हो जाती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो अभी सिनेरियो ये निकल के आ रहा है कि नागालैंड की गवर्नमेंट में मेन है लीडिंग करने वाली नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, जिसमें नागालैंड की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाया था अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले, ठीक है। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल इंटरलॉक्यूटर हैं AK मिश्रा, NSCN-IM के लीडर्स, ये बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, और साथ में
यहाँ पर आप देखो कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, ठीक है, TR जेलिंग, वो भी एंगेज कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखो कि बातचीत में हर तरफ से कोशिश की जा रही है। वैसे एक आप देखो फ्रेमवर्क जो है वो पहले पिछले हफ्ते ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें आप देखोगे कि एक फ्रेमवर्क का मतलब आउटलाइन तैयार हो गई, जिसके बेसिस पे अब नेगोशिएशंस कंटिन्यू किए जाएंगे। अब देखो हमारे यहाँ पर अगस्त 2015 का ये जो फ्रेमवर्क साइन हुआ था NSCN-IM और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें RN रवि थे बीच के मेन इंटरलॉक्यूटर, ठीक है, उस टाइम का एग्रीमेंट जो था वो एक बार सस्पेंड हो गया था। वजह वही, RN रवि ने उस टाइम पर अपने हिसाब से कुछ ऐसे यूनिलैटरली डिसीजन दे दिए थे, जिसमें एक तो ये कहा था कि जो NSCN-IM या फिर इस तरीके के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, ये क्या करते हैं कि सेपरेट एक पैरेलल गवर्नमेंट रन करा रहे हैं, कि वहाँ के लोगों से टैक्स लेते हैं और वहाँ के लोगों को अपना रूल प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में तो बोले एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, उसको सीधा चैलेंज कर रहे हैं ये तो, एक पैरेलल गवर्नमेंट चला करके। तो इस तरीके के स्टेटमेंट RN रवि ने दिए थे। इसको लेकर के फिर ये जो NSCN-IM के जो ग्रुप के जो लीडर्स थे, उन्होंने मना कर दिया, बोला हम एंगेज नहीं करेंगे अब गवर्नमेंट के साथ में। वैसे अगर देखा जाए तो नागालैंड में अभी तक मतलब ये सेपरेटिस्ट की जो एक बिहेवियर है, इसको कंट्रोल करने के लिए सीज फायर एग्रीमेंट पहले 1997 में हो चुका था, पर वही चीज़ है कि वो एग्रीमेंट कभी यस रहा, कभी नो रहा, अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, पर फिर भी वो एग्रीमेंट अभी तक भी कंटिन्यू कर रहा है। RN रवि का सिनेरियो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि RN रवि का जो स्टेटमेंट था वो और नाराज करने वाला कैसे था। एक पॉइंट और है यहाँ पर कि RN रवि ने ये कह दिया कि भाई NSCN-IM जो है, वो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, बोले उसको साइन कर ले, ना करे तो हम नागालैंड के दूसरे जो सिविलियंस हैं उनके साथ मिलकर के साइन करने की। इसका मतलब धमकी दे दी NSCN-IM को कि भाई साइन करो तो करो, नहीं करो तो आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बट वही चीज़ है, इसका रिजल्ट ये रहा कि अचानक से ये जो नेगोशिएशंस चल रहे थे वो रुक गए। फिर पिछले कुछ महीनों पहले आपको पता है कि मोन डिस्ट्रिक्ट में कुछ 6 सिविलियंस की डेथ हो गई थी, जब अप्सपा एक्ट के अंडर में, जो स्पेशल आर्म फोर्सेस एक्ट के अंडर में जो आर्म फोर्सेस थी, उन्होंने गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से 6 सिविलियंस की डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो और ज़्यादा नाराज़गी आ गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिचुएशन बड़ी नेगेटिव थी। बट AK मिश्रा जी का ये जो जेस्चर है कि कैंप हेब्रोन में जाकर के NSCN-IM लीडरशिप के साथ बातचीत की, ये एक ऑप्शन शो करता है कि जी अब कैसे भी करके अब थोड़ा आगे बढ़ा जा सकता है। पर अभी तक भी एक चीज़ है, वहाँ पर फंसी पड़ी है परिस्थितियाँ, वो है कि वो सेपरेट फ्लैग और अपना खुद का ये ज़ेबो मतलब वहाँ अपने खुद का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहते हैं। तो इस तरीके से एक तो ये कोशिश की जाए कि जो NSCN-IM की जो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है ना, इसको रोका जाए, क्योंकि वहाँ पर वो अगर इस तरीके की डिमांड करेंगे, एक झंडा हमारा अलग से हो, हमारा कानून अलग से हो, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। साथ में सिविल सोसाइटी को साथ में लेना ज़रूरी है, जिससे कि सिविल सोसाइटी का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बने, कि कल को ना अगर NSCN-IM अगर विड्रॉ भी करे अपने कमिटमेंट्स से, तो वहाँ की जनता है वो तो कम से कम कोऑपरेट करेगी गवर्नमेंट को, राइट। तो इस तरीके से सिविल सोसाइटी को साथ में लेना भी ज़रूरी हो जाता है। आगे अगर देखें तो NSCN-IM है, वो तो देखो फ्रेमवर्क को इस तरीके से देखता है, अभी ये जो 2015 का फ्रेमवर्क साइन होया हुआ है ना, उसको कैसे देखता है कि भाई हम कैसे भी करके साथ में मिलकर के करेंगे काम। पर आप यहाँ पर देखो, इंडिया और नागाज दोनों साथ मिलकर के दो फ्रेंडली एंटिटीज के तौर पे रहेंगे और सॉवरेनिटी को शेयर करेंगे। इसका मतलब नागाज अपनी इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अपनी ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो ये आइडिया जो है, ये भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर में खटक रहा है कि भाई कैसे ये काम हो सकता है कि एक देश में दो एंटिटीज़, ये कोई नागालैंड जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो वहाँ पर किस तरीके के नेगोशिएशन, जहाँ पर कोएग्जिस्टेंस की बात करो, टू फ्रेंडली एंटिटीज, इसका मतलब तो नागालैंड एकदम, नागा लोग जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट एंटिटी हो गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं फंसी पड़ी है। तो ओवरऑल पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि भाई दोनों पार्टीज़ को थोड़ा बहुत गैप क्रिएट करने की ज़रूरत है। गैप का मतलब थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है काउंटर पार्ट्स को। इसमें NSCN-IM को तो देखो मैक्सिमलिज्म की पोजीशन को छोड़ना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना ज़रूरी है, जिससे कि लंबी शांति स्थापित की जा सके। और साथ में
ये जो कैंप हेब्रोन की जो मीटिंग है, इस तरीके की मीटिंग से एक नई शुरुआत देने का ऑप्शन भी हमें दे रही है, कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनी अप्रोच बनाई जा रही है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी की बात की जाए, तो वैसे तो हमने कल परसों एक आर्टिकल देख लिया था कि जिसमें अफ्स्पा और जो डिस्टर्ब्ड एरिया का जो नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, उसको जो गवर्नमेंट ने अभी विड्रॉ किया है होम मिनिस्ट्री ने, वो बहुत ही बढ़िया था। और उसी लाइन में ये जो अभी कैंप हेब्रोन में मीटिंग हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरलॉक्यूटर के द्वारा NSCN-IM के लीडर्स के साथ में, ये भी अपने आप में एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ना कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, 2.5 फ्रंट, 2 फ्रंट्स, एक पाकिस्तान हो गया, एक चाइना हो गया, हाफ क्या हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें नक्सलिज्म भी आ गया, टेररिज्म के इश्यूज भी आ गए और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी भी आ गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डोंट डाइल्यूट CUET। आर्टिकल को लिखा है वेल्सन थाम्पू। देखो ये सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो इनका ये कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफन कॉलेज, ये सारे मिलकर के अभी CUET को अडॉप्ट कर चुके हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम इस कॉमन प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं और इसमें जो भी क्वालिफाई करेगा उसको रैंक के हिसाब से एडमिशन मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सेंट स्टीफन कॉलेज जो है वो एक लेयर और क्रिएट कर रहा है, वो है इंटरव्यू की। राइटर इसी को लेकर के कह रहे हैं कि एक पार्शियल टूल है जो कि कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते टाइम पे सब्जेक्टिविटी की तरफ लेकर के चला जाएगा। इसका मतलब कि जो इंटरव्यू लिया जा रहा है जिस बोर्ड के द्वारा, वो पता नहीं क्या सोच करके एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। क्योंकि जहाँ तक है अभी आगे बताया जा रहा है कि इंटरव्यू का वेटेज है ना, वो 15% के लगभग है। तो 15% से बोला, मैं जब प्रिंसिपल था तब तो मैंने 10% कर दिया था कि बोले इंटरव्यू पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंसी मत करो। पर हाँ, यहाँ पर कॉलेज का जो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है स्टीफन कॉलेज का, या फिर जो दूसरी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर में काम करने वाली कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका ये कहना है कि देखो अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम्स होती हैं हर स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उनमें वही मार्किंग का इशू CUET जो लॉन्च किया गया है उसके पीछे के जो आर्ग्यूमेंट्स है, क्या आर्ग्यूमेंट है कि अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर मार्किंग के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, कहीं पर लिबरल मार्किंग होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा टाइट मार्किंग होती है। तो इस केस में हमें अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए खुद को एक, कहते हैं ना कि खुद को एक लेयर क्रिएट करने की ज़रूरत होती है कि हाँ जी इस लेयर को जो पास करेगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए बोला इंटरव्यू हमने यहाँ पर रखा था। पर सवाल अब ये है कि CUET तो इसीलिए तो इंट्रोड्यूस किया गया है ना, तो अब इंटरव्यू की क्या ज़रूरत है? अब इंटरव्यू जैसे लेयर क्रिएट करने की कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो इररिलेवेंट हो गए। क्योंकि CUET खुद इसलिए आया है कि भाई अलग अलग बोर्ड में पास हुए बच्चों के लिए ये रहता है कि एक बच्चे के स्कोर तो कम है पर वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उसकी, या फिर वो अगर देखा जाए उसका उस अप्रोच जो है स्टडी की वो बहुत बढ़िया है। दूसरी तरफ एक बच्चा बहुत स्कोर कर रहा है पर उसका स्कोर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं है। तो उसी चीज़ को तो ख़त्म करने के लिए CUET जैसे एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस की गई है। तो ऐसे में बोला इंटरव्यू जैसी चीज़ों को मत डालो, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव कंसिडरेशन आ जाता है। एक बच्चों को आप सेलेक्ट करो तो वहाँ पर आप ये देखोगे फिर कि हाँ जी, अब देखो इंटरव्यू में परफॉर्म कौन अच्छा करेगा, भाई सीधी सी बात है, जिसको अपनी बातें अच्छे से रखनी आती हो। तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का उस पर इम्पैक्ट आएगा कि नहीं। एक बच्चा ग्रामीण परिवेश से है, वो बंदा अगर स्टीफन कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले, तो उस बच्चे का अगर इंटरव्यू लिया जाए तो इंटरव्यू में आप भी समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम आ सकती है उस बच्चे को जब वो 12th पास करके पहली बार जाएगा वहाँ पर। तो इस केस में हमें यहाँ पर इस टूल को अवॉइड करना चाहिए। राइटर का ये कहना है कि इन टूल्स का अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिंसिपल रह चुका हूँ, तो मेरी तरफ से तो मैंने कोशिश की थी कि इंटरव्यू का वेटेज 15 से 10% कर दिया जाए। इसके अलावा सेंट स्टीफन कॉलेज, ये देखो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर में है, ठीक है। तो ऐसे में आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के बेसिस पे हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन एकदम क्लियर है कि कहीं पर भी अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एडमिशन देने की बात की जाए, तो उनको 50% से ज़्यादा सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब 50% सीट्स तो फुलफिल की जाएगी किसके द्वारा, माइनॉरिटी के द्वारा, और रिमेनिंग 50% जो जाएगी वो जनरली रैंक के बेसिस पे फुलफिल की जाएगी। तो सवाल ये है कि राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि सबके लिए आप एक साथ
सबके लिए आप एक साथ इंटरव्यू कंडक्ट कराने की बजाय ये जो 50% सीट्स है ना, जिन पे आप माइनॉरिटी कैंडिडेट को या फिर जो क्रिश्चियंस है मेनली, उनको अगर आप लेना चाह रहे हो एडमिशन में, तो आप उनके इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो, पर सभी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराना ये ठीक बात नहीं है। देखो सेंट स्टीफन कॉलेज ने 1991 से ये प्रोसीजर अपना रखा है, जो इंटरव्यू वाला प्रोसेस है वो, तो बोले इसको थोड़ा सा सोच समझ करके आगे करने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या हो जाता है, ये अननेसेसरीली जो एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट्स, उन पे प्रेशर क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो सेंट स्टीफन कॉलेज जो है वो हमारे देश में जो माइनॉरिटी राइट्स हैं जो नेशनल लेवल पे मिले हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इतना फेवर नहीं कर रहा है, राइट। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीधी बात बोल ही दी है कि भाई 50% तक की जो सीट्स हैं वो आप आराम से माइनॉरिटी के लिए वैकेंट रख सकते हो, और रिमेनिंग 50% सीट्स हैं उनमें आप जनरल जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको आप आराम से एडमिशन दो, ठीक है। तो इस तरीके से बोला इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बस फिर वही बातें आ रही हैं घूम घूम करके कि मेरे टाइम पे मैंने एक रिसर्च भी करवाई थी, तो क्लियर होके निकला था वाकई में बायसनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 15% अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है जब आप इंटरव्यू वेटेज करो। एक एग्जांपल दिया है कि एक स्टूडेंट जिसके 97% मार्क्स हैं, अब उस 97% मार्क्स वाले को अगर आप 15% के हिसाब से अगर वेटेज दो तो उसको इन करने में कितना आसान है, और उसी बच्चे को 97% वाली लेवल के बहुत सारे बच्चे हैं तो वहाँ पर एक 97% स्कोर वाले को बाहर करना भी बड़ा आसान है, क्योंकि 15% वेटेज अच्छा खासा होता है इंटरव्यू के लिए। तो सवाल ये है कि ऑप्शंस क्या हैं, तो राइटर बोल रहे हैं पहला तो ऑप्शन ये, इंटरव्यू का जो वेटेज अगर आप रखना, पहली चीज़ इंटरव्यू हटा दो, अगर इंटरव्यू फिर भी रखते हो तो आप इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 5% रखो, ज़्यादा नहीं। दूसरा, कैंडिडेट्स का जो रेशो है वो सीट्स के हिसाब से फिक्स करो। अगर ह्यूमैनिटीज़ में कोई एडमिशन लेना चाहे तो एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाओ, और अगर साइंस स्ट्रीम में जाना चाहे तो एक सीट के लिए 6 बच्चों को बुलाओ, जिससे कि बच्चों का टाइम भी खराब ना हो और उनके सपने भी ना टूटें। तीसरा सजेशन ये दिया जा रहा है राइटर के द्वारा कि इंटरव्यू जो है उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफिंग होनी चाहिए, और जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स है ना उनकी भी, सबकी, और उसके बाद में अगर रिजेक्टेड कैंडिडेट ये जानना चाहे कि भाई मैं क्यों बाहर हुआ, मुझे दूसरों के वीडियोग्राफ भी देखने हैं, किस तरीके से इंटरव्यू हुआ, क्या कमियां रह गई थी मेरे में, तो वो उनको अवेल कराया जाए। दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट मैनर में प्रॉपरली कैंडिडेट का होता है ना कि प्रॉपर मैनर में इंटरव्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों को फेवर कर दिया गया है इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। 3 सजेशन। चौथा सजेशन, इंटरव्यू जो है वो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए स्ट्रिक्टली अप्लाई करो, ठीक है। बाकी जो और कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और बाकी जो आप देख सकते हो जो लोग बाहर से अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन लोगों को आप इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो तो ठीक रहेगा, ठीक है। इसके आगे आप देख लो कि एक बार कोई भी कॉलेज अगर CUET को एक्सेप्ट करे मेरिट के बेसिस में एडमिशन को लेकर के, और फिर वहाँ पर इंटरव्यू अगर ऐड करे, तो बोले ये मॉरली या फिर आप कह सकते हो प्रोसीजरली ठीक बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तो CUET इंट्रोड्यूस हुआ था, बस वही चीज़ है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रिविलेज की ज़्यादा बात आ रही है। भाई सीधी सी बात है, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कौन करेगा, जिसको बोलना अच्छा आता है, ठीक है, और जिसको ज्ञान अच्छा है पर बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चा बैकग्राउंड थोड़ा सा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वीकर सेक्शन से आ रहा है बट उसने CUET में शानदार स्कोर किया है, तो वो बच्चा अगर वहाँ पर इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाया तो आपने तो प्रिविलेज को ही तो फेवर कर दिया ना। और प्रिविलेज है वो करप्शन लेकर के आती है, और करप्शन जो है वो एलिनिएट करती है। एलिनिएशन का मतलब हो गया जो एलिजिबल है आप उनको दूर कर रहे हो एजुकेशनल सिस्टम से, जो कि ठीक बात नहीं है। तो ऐसे में ट्रांसपेरेंट और सही तरीके से काम होना चाहिए, नहीं तो हम लगातार बॉटम लाइन की तरफ जाते चले जाएंगे और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे आने चाहिए, जो क्वालिटी या क्रीम आनी चाहिए, वो रुक जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सेंट स्टीफन कॉलेज के बेसिस पे। ऐसे पता नहीं और भी कॉलेजेस बहुत सारे हैं जिनमें एडमिशन के लिए ये इश्यूज आते हैं, जो हमने एक बार देखा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाई रेजोल्यूशन टूल। देखो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, तो ये चारों रिसर्चर्स ने अपने हिसाब से एक रिसर्च की और पता लगाया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की परफॉर्मेंस है क्या।
बेसिकली जब कभी भी आईबीसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बेसिकली ये कोड 2016 में लाया गया था। टारगेट क्या था कि जो कंपनियां लोन ले लेती हैं और वो बर्बाद हो जाती हैं, वो या तो पैसा, या तो अपना ब्याज टाइम पे नहीं दे पाती है, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे रिटर्न नहीं दे पाती है, तो वो कंपनियां हो गई इंसॉल्वेंट। और अगर उन कंपनियों को किसी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा फाइनलाइज कर दिया कि वाकई में ये कंपनियां बर्बाद हो गई, पैसा नहीं दे सकती, तो उन कंपनियों को बोल दिया था बैंकरप्ट। तो इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट में केवल एक लेयर का डिफरेंस है, वो क्या? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफाई कर देना कि हाँ जी ये तो वाकई में बर्बाद कंपनी है। अगर सर्टिफाई कर दिया तो उसको क्या बोल दोगे? बैंकरप्ट। ओके, सवाल ये है कि आईबीसी जब से लाया गया है, जिसमें ये था कि जो भी एंटिटीज बर्बाद हो रही हैं या फिर जिनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो जेन्युइन हो या फिर कोई और माल फंक्शन की वजह से हो, चाहे मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है वो कंपनी, रिटर्न नहीं दे पा रही है पैसा, तो उसको ठीक करने के लिए कोड लाया गया था। ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार लाया गया था, इसके पहले भी एक इंस्ट्रूमेंट पहले काम में लिया जा रहा था, जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR ऑलरेडी काम कर रहा था, और BIFR की जगह ही आईबीसी लाया गया था, जिससे कि एफिशिएंटली एंड क्विक मैनर में इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केसेस को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो क्रिटिसिज्म क्या आता है आईबीसी का, वो देखो। पहला तो ये कि एक तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है रेजोल्यूशन प्रोसीजर्स में। दूसरा क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि यहाँ पर लिक्विडेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ना कि रेजोल्यूशन। दैट मीन्स कोई कंपनी अगर मान लो थोड़ी सी परेशान हो रही है, रिटर्न नहीं कर पा रही है पैसे को जो ब्याज पे लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है बैंकों से या एनबीएफसी से, अगर वो रिटर्न नहीं कर पा रही है, तो बोला आईबीसी में ज़्यादा टेंडेंसी ये रहती है उस कंपनी को बेच ही दिया जाता है, दूसरी एंटिटी को हैंडओवर कर दिया जाता है। वहाँ पर उस मैनेजमेंट के रहते हुए उस कंपनी को परिस्थिति से, बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने की बजाय उस कंपनी को बेचने पे ज़्यादा विश्वास रखता है। एक क्रिटिसिज्म आ रहा है आईबीसी का। तीसरा ये कि जो अमाउंट रिकवर हो रहा है ना आईबीसी के अंडर में, वो बोले एक्चुअल में जितना उस कंपनी की वर्थ है उसके कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट वहां पर रिकवर हो रहा है। तो तीनों चीजें हो गई, एक तो डिले का पॉइंट हो गया, एक लिक्विडेशन का पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर किसका? रिकवरी का। बोला रिकवर्ड अमाउंट बहुत कम है। तो राइटर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पर फोकस है, देखो, केवल डिले वाले पॉइंट पे, कि भाई डिले की अगर बात करें तो उसको हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया और अल्टीमेटली एक ही कंक्लूजन निकला कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की परफॉर्मेंस टाइम के हिसाब में BIFR जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग रिजीम था उसके कंपैरिजन में बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, तो यही चीज़ यहाँ पर घूम घूम करके बताई जा रही है। एक एक एग्जाम्पल, तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो इसमें देखो, ये जो कैलकुलेशन है इसमें सिंपल एवरेज निकाला गया है। एवरेज कैसे निकाला गया? मान लो एक साल में आईबीसी ने कितने केसेस रिजॉल्व किए और BIFR ने कितने रिजॉल्व किए, दोनों को कंपेयर कर दिया तो पता पड़ा आईबीसी की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। जितने केसेस अभी तक, जब से आईबीसी आया है तब से लेकर अभी तक जितने केसेस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने मतलब रिलीज किए हैं या सॉर्ट आउट किए हैं, उसके कंपैरिजन में BIFR की ओवरऑल पूरी जिंदगी में जो रेजोल्यूशन हुआ उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कंपैरिजन देखने को मिलेगा। इसके मतलब आईबीसी अच्छा परफॉर्म करता हुआ मिलेगा। इसके अलावा जो बैंक्रप्सी केसेस के सेटलमेंट हुए हैं उनका टाइम अगर देखें तो BIFR जहां पर लगभग 6 साल का टाइम ले लिया करता था एक केस को सॉर्ट आउट करने में, आईबीसी वो 1.5 साल में काम सल्टा देता है। तो ऐसे में आप देखो कि ओवरऑल कितना टाइम बच रहा है। ठीक है, BIFR है, उसने भी अपनी तरफ से परफॉर्मेंस देने की तो बहुत कोशिश की थी, पर बहुत सारी कमियां थी। टारगेट क्या था जी आईबीसी लाने का? जल्दी से जल्दी मैटर को सॉर्ट आउट करना। तो यही चीज़ें यहाँ पर देखो बार बार बताई जा रही है, अलग अलग एंगल्स हैं, तो ज़्यादा कुछ देखने वाला मुझे लगा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब देखो आप फिर से अगेन कि BFIR और आईबीसी शुरुआत में तो दोनों एक जैसे परफॉर्म करते हुए दिखे, पर टाइम जैसे ही बीता तो BIFR की परफॉर्मेंस आईबीसी के कंपैरिजन में बहुत वीक देखने को मिलती है। ठीक है, BIFR की अगर बात करें, ठीक है ना, तो इतनी स्पीड अच्छी नहीं रही थी हमेशा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो कि BIFR ने 80% जो केस रिजॉल्व किए उसमें 34 महीनों से ज़्यादा टाइम लिया है, जबकि दूसरी तरफ आईबीसी ने ज़्यादातर केसेस, जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं, ज़्यादातर केसेस को 34 महीनों के अंदर अंदर सॉल्व कर दिया। तो डिफरेंस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। ठीक है,
BIFR जब 1987 में आया था, 1987 में स्टैब्लिश आया था ये कोड BIFR वाला, इसमें लगभग 3500 केसेस को रिजॉल्व किया जा पाया। कब तक? 2015 तक। 1987 से लेकर के 2015 तक सिर्फ 3500 केसेस। और IBC कब आया? 2016 में। और इसमें अभी तक आप देख लो 1178 केसेस तो रिजॉल्व हो चुके हैं। अब आप खुद देख लो परफॉर्मेंस, कहाँ तो 3500 केसेस 1987 से लेकर के 2015 तक, ठीक है, लगभग 28-30 सालों में। और दूसरी तरफ 2016 से लेकर अभी तक, जिसमें भी पेंडेमिक ने 2 साल तो बिल्कुल रोका, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हुई। इस वजह से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक कह दिया ना, IBC को ये कह दिया था कि आप कोई रेजोल्यूशन एक्टिविटीज़ कंडक्ट नहीं करोगे, कारण कि आप वहाँ पर अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई तो कंपनियां बहुत सारे इंटरेस्ट या फिर अपना प्रिंसिपल रिटर्न नहीं कर पाएंगी, तो उनके खिलाफ में कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में पेंडेमिक की वजह से IBC रुका, उसके बावजूद भी 1178 केसेस पिछले 4-5 सालों में सॉर्ट आउट कर दिए। तो ये अपने आप में परफॉर्मेंस शो करता है कि IBC का आउटकम क्या है, ठीक है। फिर आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि हम रेशियोज और कैलकुलेट करते हैं कि 1 साल से कम समय में कितने केसेस सॉर्ट आउट हुए और 1 साल से ज़्यादा समय में कितने केसेस सॉर्ट आउट हुए। तो पता पड़ता है कि BIFR का रेशियो तो कितना आ रहा था, 0.0047, जबकि IBC का कितना आ रहा है, 0.28। मतलब आप न्यूमिनेटर में तो रखो कि 1 साल से कम समय में कितने केसेस सॉर्ट आउट हुए, डिवाइड बाई 1 साल से ज़्यादा समय में कितने केसेस सॉर्ट आउट हुए। ये जब रेशियो निकाला गया तो BIFR की परफॉर्मेंस तो ये रही, IBC की परफॉर्मेंस ये रही। तो IBC इससे कितना फार बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से अलग अलग केसेस लिए जा रहे हैं और बाकी कुछ भी नहीं बताया इस पूरे आर्टिकल में, बट डिले कम हो रहा है, केवल कैलकुलेशन बताई जा रही है, ठीक है। बस ये आर्ग्यूमेंट आप काम में ले लेना। और कुछ 1-2 चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें थी वो हमने देख ली कि BIFR कब आया था, क्या क्रिटिसिज्म होता है IBC का। तो अब करना क्या है, आपको IBC के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपका हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, द उर्दू पब्लिक स्पेयर। देखो इसमें राइटर जो हैं सैफ़ी किदवई, इनका ये कहना है कि उर्दू जर्नलिज्म अभी फ़िलहाल 200 साल का हो चुका है। शुरुआत कब हुई थी? 1822 में 27 मार्च 1822 को पहला उर्दू न्यूज़पेपर जामी जहान नुमा ये स्टार्ट किया गया था, उर्दू न्यूज़पेपर, ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता में। और करने वाले कौन थे? हरिहर दत्ता। तो एक तो ये फैक्चुअल चीज़ है। दूसरा, उर्दू न्यूज़पेपर के बारे में बता रहे हैं कि सर्वाइवल किस तरीके से चल रहा है, कंटिन्यू, ग्लोरियस पास्ट रहा, इनकलाब जिंदाबाद जो एक नारा हम देखते हैं, ठीक है। आज भी आप देख लो कि आज़ादी की बात आती है तो इनकलाब जिंदाबाद, या आज़ादी से पहले की अगर बात आती है तो इनकलाब जिंदाबाद, बोलो वो उर्दू न्यूज़पेपर की ही देन है। इसके अलावा अगर देखें तो दिल्ली में उर्दू अखबार जो है 1857 के टाइम पे जो रेवोल्यूशन लेकर के आए थे, 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। और आप देख लो उस टाइम के जर्नलिस्ट थे मौलवी मोहम्मद बकर, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो उसके साथ में आपको पता है टाइम बीतता है 1857 1877, ठीक है। उस टाइम पर हमारे यहाँ पर आता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, कि भाई भारत की जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उनमें चलने वाले, इंडिया की जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उनमें चलने वाले न्यूज़पेपर या जो मीडिया हाउसेज हैं उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। दैट मीन्स वो कोई भी न्यूज़ प्रिंट करें उससे पहले आपको पहले पूछना पड़ेगा, किससे? अंग्रेजी सत्ता से, कि हाँ जी हम ये न्यूज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं, आप अप्रूवल देते हो या नहीं। तो वो अप्रूवल लेने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था 1877, ठीक है। लिटन का टाइम था, ये लॉर्ड लिटन था इस टाइम पे, ठीक है। फिर वो बात अलग है कि इसको 2-3 साल बाद में विड्रॉ कर लिया था जब लॉर्ड रिपन आ गए थे 1881 में, राइट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर उर्दू का कंट्रीब्यूशन, उर्दू न्यूज़पेपर का कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। इनकलाब जिंदाबाद वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर बाद में ये बात आ जाती है कि अभी जिस तरीके से NTCAA NRC, मतलब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, जो NRC अपडेशन की बात हुई थी असम में, तो उन चीज़ों को लेकर के भी बहुत सारी डिमांड हो रही थी अलग अलग तरीके से। तो उर्दू न्यूज़पेपर्स ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट क्या दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशंस को अवॉइड करना चाहिए, ना कि आप केवल और केवल धर्म के नाम पर सड़कों पे उतर जाओ और धरने दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
फिर राइटर आगे फिर और चीज़ें बता रहे हैं। तो देखो करना क्या है, मेन चीज़ आपको यहाँ पर पर्टिकुलर फोकस किया गया उर्दू पे, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि पास्ट में जो उर्दू न्यूज़पेपर्स रिलीज हुए हैं, पब्लिश हुए हैं, या फिर एक काम करो लगे हाथ आप पूरे जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, वो उनको रिवाइज कर दो पूरा। या तो स्पेक्ट्रम की बुक होगी या विपिन चंद्रा की, तो उनमें जो लास्ट में जो अपेंडिक्स है ना उसको पूरा रिवाइज कर दो कि भाई कौन कौन से उर्दू के न्यूज़पेपर थे, कौन से इंग्लिश के थे, कौन सा मराठी था, और कौन कौन उनसे एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स थे। वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो यही है हमारा आज का कंटेंट जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पर वोकेबलरी भी शेयर होती है, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, वो भी कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर पूरी डिटेल में दिए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।